Hello students of class 10 going to participate in the next coming examination, that is the second term examination of class 10. Best wishes for you. अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पहला चैप्टर है क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट, उसको देखना चाह रहे हैं। अब इसमें हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक होता क्या है। क्वाड्रेटिक से पहले हम लोग थोड़ा सा पॉलिनोमियल के बारे में जान लें। पॉलिनोमियल कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल पर एक्सपोनेंट सिर्फ और सिर्फ होल नंबर से होना चाहिए। होल नंबर शुरू होता है 0 से और इंटीग्रल होता है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इसमें फ्रैक्शन नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता। तो कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो, लेकिन वेरिएबल पर एक्सपोनेंट हर हमेशा होल नंबर का कोई एक नंबर होना चाहिए, तभी वह एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहला सकता है। अब है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर वेरिएबल पर मैक्सिमम वेरिएबल जितना भी इस्तेमाल हुआ हो, यानी एक्सप्रेशन जितना भी लंबा हो, नंबर ऑफ टर्म्स जितना भी अधिक हो, और सब जगह अगर वेरिएबल है, तो वेरिएबल पर कहीं भी जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वह होल नंबर में ही होना चाहिए। तो जो मैक्सिमम नंबर वैल्यू है एक्सपोनेंट का, वही डिग्री कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम लिखे x³ प्लस 5x प्लस 3, तो ये पॉलिनोमियल है। यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ x नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए हम मेंशन कर सकते हैं, यहाँ 1 अगर लिख दें तो ये हो जाएगा x³ प्लस 5x टू दी पावर 1 पावर प्लस 3 इंटू x टू दी पावर 0 पावर। 0 से छोटा कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। और इसका डिग्री कितना हुआ, यहाँ x पर 0 पावर है, यहाँ 1 पावर है, यहाँ 3 पावर है, तो डिग्री 3 हो गया। तो ये पॉलिनोमियल है डिग्री 3 का। अब हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक कहते हैं जब किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो, उसी कंडीशन में वह पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक कहला सकता है। तो अगर हम यहाँ पर इस तरह से लिख दें कि x² प्लस 5x प्लस 3, तो अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया। अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया क्यों? तो यहाँ पर 3 के साथ x अगर मान लें इस रूप से यहाँ, तो x पर 0 पावर, x पर 1 पावर, x पर 2 पावर, 0, 1, 2 में 2 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंट है, इसीलिए यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब है एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। एक्सप्रेशन, अब यह किसी के इक्वल नहीं दिया हुआ है, तो ये एक्सप्रेशन कहलाया। क्वाड्रेटिक तो है ही, क्वाड्रेटिक हर हाल में है, लेकिन इसके इक्वल टू कुछ भी नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहलाया। अगर हम इसको यहाँ पर ये लिख दें इक्वल टू 0, या मान लीजिए आप कहेंगे कि 0 नहीं दूसरा चीज़ लिखें, तब तो कुछ भी लिखिए, तो ये 10 मान लीजिए हम लिख देते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये 0 की तरफ आ जाएगा। x² प्लस 5x प्लस 3 या माइनस 10, तो -7 हो जाएगा। अब तो इक्वल टू 0 हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक होना चाहिए, और तब इधर कांस्टेंट हो या कोई भी टर्म हो। अगर हम कहेंगे कि नहीं, ये नहीं लिख करके हम ऐसा लिखें, ये नहीं लिख करके हम यहाँ पर लिख दें 3x² प्लस 5x, तब ये क्वाड्रेटिक होगा कि नहीं होगा? तो सबको एक तरफ करेंगे, तो मान लीजिए इतना है x² प्लस 5x प्लस 3 और माइनस 3x² माइनस 5x, अब इक्वल टू 0 हो गया।
अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x² तो हो गया माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर, माइनस 5x प्लस 5x कैंसिल हो गया, प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ x का टर्म नहीं है, लेकिन चूंकि यह पॉलिनोमियल है, इक्वेशन भी है और x पर मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। कुछ भी ना रहे, सिर्फ इतना ही लिख दिया जाए, सिर्फ इतना ही लिख दिया जाए, सिर्फ इतना ही लिख दिया जाए, तब भी ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक वेरिएबल पर एक्सपोनेंट, मैक्सिमम वेरिएबल पर एक्सपोनेंट 2 होना चाहिए, उसके साथ कोफिशिएंट जिसको हम कांस्टेंट के रूप में लेते हैं, चाहे हम 2 लें कि a लें कि b लें, कुछ भी लें, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। यह कैसा भी नंबर हो, चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, रैशनल हो, इर्रेशनल हो, इस पर कोई भी पावर हो, जैसे मान लिया जाए हम लिख देते हैं कि √2z² प्लस 3, तो ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस पर 2 पर हाफ पावर है, 1/2। ये 2 का अगर रूट को हटा देंगे तो 1/2 पावर हो जाएगा, लेकिन 1/2 कांस्टेंट का पावर है, वेरिएबल का पावर नहीं है। तो कांस्टेंट कैसा है, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। जब कुछ लेना देना नहीं है तो इसके लिए इस पर चर्चा ही नहीं करनी है। और जेड जो वेरिएबल के रूप में इस्तेमाल हुआ है उस पर 2 पावर है, और कहीं जेड नहीं है तो मैक्सिमम यही हो गया, और इसीलिए ये क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाया। अब अगर इक्वल टू कुछ कर देंगे तो इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ है, हम जनरली क्वाड्रेटिक लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c, ये एक्सप्रेशन हो गया। अगर इक्वल टू 0 कर दिए तो ये इक्वेशन हो गया। इसमें हम लोग जनरली ये लिख देते हैं कि a ≠ 0, और ये लिखा हुआ भी रहता है। क्यों a ≠ 0 है? b और c के बारे में क्यों नहीं लिखा है कि ये 0 नहीं होना चाहिए या होना चाहिए? इसलिए कि यदि a 0 हो जाएगा तो 0 × x² 0 हो जाएगा, तब ये टर्म खत्म हो जाएगा, बच जाएगा bx प्लस c। तब x पर 1 पावर आ जाएगा। x पर 1 पावर आने से ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, पॉलिनोमियल तो रहेगा लेकिन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तब ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। 1 डिग्री को लीनियर इक्वेशन कहते हैं, लीनियर हो जाएगा। तो इसीलिए लिखा है कि ax² में a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो जाए कोई हर्ज नहीं है। जैसे यहाँ देखिए x का टर्म नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, यहाँ x का टर्म नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, यहाँ x का टर्म नहीं, y का टर्म नहीं है और y कांस्टेंट नहीं है, यहाँ z का टर्म नहीं है, z² है लेकिन z का टर्म नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये टर्म रहे ना रहे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो वेरिएबल इस्तेमाल है उस पर मैक्सिमम पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक हुआ। तो मेरी समझ से मैं समझता हूँ कि अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि क्वाड्रेटिक किसको कहा जाता है। किसी भी पॉलिनोमियल, एक बार नट सेल में हम लोग याद कर लें, कोई भी पॉलिनोमियल, दूसरा एक्सप्रेशन नहीं, पॉलिनोमियल। जिस तरह से अगर हमारे सामने में कोई दूसरा मनुष्य के अतिरिक्त कोई दूसरा जीव आ जाए तो हम उससे नाम नहीं पूछेंगे, काम नहीं पूछेंगे, उसी तरह से अगर कोई आदमी आ गया खोजते हुए, गेट खटखटा रहा है, दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो उससे दरवाज़ा खोलने के बाद हम पूछेंगे भाई क्या नाम है, क्या काम है, किन से मिलना है, ये सारी बातें ये होंगी। उसी तरह से जब तक क्वाड्रेटिक नहीं होगा तब तक फिर क्वाड्रेटिक की बात नहीं होगी। यानी जब तक पॉलिनोमियल नहीं होगा तब तक हम लोग लीनियर या क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक वगैरह कोई चर्चा नहीं होगी। जब पॉलिनोमियल फर्स्ट है, पॉलिनोमियल है, उसका डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक हुआ, अन्यथा क्वाड्रेटिक नहीं हुआ। हो गई बात खत्म। अब है क्वाड्रेटिक का, हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में देख चुके हैं कि कोई भी एक बहुत तरह का इक्वेशन का ग्राफ खींचे हैं, तो ये देखेंगे कि इसके इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है। अब क्वाड्रेटिक में बहुत तरह का क्वाड्रेटिक है। जैसे मान लीजिए आप लोग तो उतना नहीं जानते हैं,
फिर भी थोड़ा सा आपको बतला दें कि क्वाड्रेटिक में अगर मान लीजिए हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो ये क्वाड्रेटिक है एक्स में भी वाई में भी, और ये सर्कल का इक्वेशन है। लेकिन अगर हम ऐसा लिख दें कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो ये y में क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये सर्कल नहीं, ये y में भी सर्कल है, x में भी सर्कल है, लेकिन ये x में लीनियर है, y में क्वाड्रेटिक है। y में क्वाड्रेटिक होने के कारण ये पैराबोला का इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक है लेकिन पैराबोला है। तो डिफरेंट क्वाड्रेटिक में डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मूला होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्राम होता है, लेकिन कैसा भी डायग्राम हो जाए क्वाड्रेटिक है, और अगर उसका ग्राफ खींचा जाए तो वह सिर्फ एक्स एक्सिस को 2 ही बार काटेगा, चाहे वह जैसा भी सर्कल हो, ऐसा सर्कल हो या ऐसा सर्कल हो, वो एक्सिस को 2 ही बार काटेगा, 2 से अधिक बार नहीं काटेगा अगर क्वाड्रेटिक है तब। क्वाड्रेटिक नहीं है तब तो जो होगा उसके अनुसार चर्चा की जाएगी, जिसकी चर्चा अभी हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। तो चाहे पैराबोला हो, चाहे इलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, चाहे किसी भी तरह का कार्डोइड हो, वो हम लोग जब भी क्वाड्रेटिक होगा तो एक्स एक्सिस को 2 बार काटेगा। इससे यह साबित होता है कि क्वाड्रेटिक को 2 ही रूट होते हैं, 2 ही वैल्यू होते हैं, जिसको जीरोज भी बोलते हैं, चाहे जीरोज बोलिए या रूट बोलिए। जीरोज क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज क्या कहलाता है? मुझे उम्मीद है कि आप लोग पहले से ये जो पहले आपको दिया गया है उससे आप जानते होंगे कि जीरोज, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है। जीरोज होता है वह चीज़ जिसमें वेरिएबल का वह वैल्यू रख देने पर वो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन वैनिश कर जाए। पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जब वैनिश हो जाएगा, जिस वैल्यू के लिए x के जिस वैल्यू के लिए वह जीरो हो जाएगा, वही उसका जीरोज कहलाएगा। जैसे लोग मरते हैं, हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग मर जाते हैं, एक साथ मरते हैं, लेकिन मरने का सबका रिजल्ट एक ही है मरने का, लेकिन सभी एक ही डिजीज से नहीं मरते हैं। कोई हैजा से मरता है, कोई टीबी से मरता है, अभी कोरोना से मरता है। तो मरने का कारण बहुत हो सकता है, लेकिन रिजल्ट एक ही है, मरना। उसी तरह से एक्स का या जो भी वेरिएबल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में या किसी भी पॉलिनोमियल में इस्तेमाल हो, उसमें वेरिएबल के डिफरेंट वैल्यूज होंगे, सेम वैल्यूज कभी नहीं होंगे, या हो भी सकते हैं, लेकिन वो जिस वैल्यू के लिए एक्स एक्सिस को काटेगा या जिस वैल्यू के लिए वह पूरे के पूरे एक्सप्रेशन जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल का जीरोज बोलेंगे या रूट बोलेंगे। ठीक है। तो अभी हम देखें कि एक्स स्क्वायर, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि 2 डिग्री 1 डिग्री को एक ही रूट होता जीरोज होता है, 2 डिग्री को 2 ही जीरोज होता है, 3 डिग्री को 3 ही जीरोज होता है। कभी कभी वह जीरो सेम भी हो सकता है, यानी कि रूट सेम भी हो सकता है, और कभी कभी डिफरेंट भी होता है, कुछ भी हो जाए। तो पॉलिनोमियल में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, मुझे उम्मीद है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना आपके लिए बहुत ही आसान है। अब है, मान लीजिए हम यहाँ लिखें कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर को जब एक तरफ करेंगे तो वैनिश हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये अब लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक नहीं रहा। यानी किसी भी तरह जो 2 एक्सपोनेंट जो मैक्सिमम है वह वैनिश नहीं करना चाहिए। वैनिश किया तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा।
इसीलिए कहा जाता है कि एक एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, चाहे सिंप्लीफिकेशन के बाद हो या बिना सिंप्लीफिकेशन के हो, किसी भी तरह एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे 0x² प्लस, तो 0 हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस किए तो 0 हो गया। अब मान लेते हैं कि न्यूमेरिकली ये 1 है। अगर हम ऐसा कहें कि 1x² माइनस 1x², 1 कॉमन ले लिए, x² माइनस x², ये कैंसिल हो गया, तो 1 × 0 हो गया, 1 × 0 हो गया। या ऐसे कर लें, x² कॉमन कर लें, तो 1 - 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0 × x²। तो x² तो प्रेजेंट है, लेकिन ये 1 और माइनस से 1 0 हो गया। तो ये चूंकि कोफिशिएंट x² का 0 हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं हुआ। अब मुझे उम्मीद है कि एक्सरसाइज 4.1 जो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई द गिवन एक्सप्रेशन और इक्वेशन इज द क्वाड्रेटिक और नॉट, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इसमें बहुत प्रश्न भी नहीं आएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा, तो भी आप क्लास 9 में चूंकि आपने पॉलिनोमियल पढ़ा है, तो इससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए पहचानने में। अब पहला एक्सरसाइज सिर्फ पहचानने के लिए ही है और कुछ भी नहीं है। अब हम इसके सॉल्यूशन के लिए बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए। एक तो सीधा सीधी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का आसान तरीका है कि हम फैक्टर कर लें, जो क्लास 9 में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या उसको कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर या इस तरह का कोई और भी है। बहुत सारे फैक्टर हमको रियल नंबर में नहीं सॉल्व हो पाते थे, इर्रेशनल में सॉल्व होता था। तो कोई हर्ज की बात नहीं, इर्रेशनल भी हो सकता है, रूट है तो रियल नंबर ही ना, रियल नंबर ही है, तो उससे हमको कोई परेशानी नहीं है। तो एक हो गया फैक्टर करना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, उससे हो गया, या मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर। और मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर में हम लोग कुछ प्रोसेस अपनाते हैं, एक उसका एक्सप्रेशन भी होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का फैक्टर के रूप में कैसे उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे एक्सरसाइज 4.2 में है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, जो आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसमें हम लोग फैक्टर कैसे क्लास 9 में सीखे हैं, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -10, चूँकि यहाँ +1 यहाँ -10, तो -10, तो माइनस को थोड़ी देर छोड़ देते हैं, यहाँ लिखते हैं माइनस रहने भी दे सकते हैं, तो 5 × 2 10 होता है। और इस 5 और 2 इसका ब्रेकेज और नहीं हो सकता, या बहुत एक ब्रेकेज होगा तो 10 और 1 का ब्रेकेज होगा। तो ये ब्रेकेज यानी 10 × 1 लिख सकते हैं, -10 × 1 या 10 × -1, कुछ भी करें। तो इस दोनों में हमको क्या करना है, इस दोनों एक्सप्रेशन को ऐसे एडजस्ट करना है कि यहाँ माइनस है तो डिफरेंस 3x हो जाए और प्रोडक्ट -10 हो जाए। तो 10 को 1 से किसी भी तरह जोड़ घटाव करें, प्लस माइनस करें तो -3 या 3 नहीं आएगा, और यहाँ 5 को 2 से माइनस कर दे तो 3 हो जाएगा। तो ये फैक्टर कैंसिल हो गया, ये नहीं सूट कर रहा है यहाँ। तो यहाँ हम लिखेंगे x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ऐसा क्यों, माइनस क्यों लिखें, तो ये दोनों लाइक टर्म है और यहाँ -3x है, तो बड़े का साइन माइनस देना होगा, छोटे का साइन प्लस देना होगा, तब ही ये -3x होगा। अब यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं x, तो यहाँ हो गया x माइनस 5 प्लस 2 इज टेकन आउट एज द कॉमन, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0।
दिस implies x plus 2 into x minus 5 is equal to 0. Therefore x equal to minus 2 and 5. ये minus 2 and 5 दो रूट हो गए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 के। इसको रूट भी बोलें या जीरोज भी बोलें। आप वैल्यू पुट करके देखिए, x का वैल्यू -2 इसमें रखिए और सॉल्व कर दीजिए, आंसर 0 आ जाएगा। 5 रख दीजिए, सॉल्व x का वैल्यू 5 और सॉल्व कर दीजिए, LHS RHS 0 खुद ब खुद हो जाएगा। तो ये जीरोज हो गया। ये हो गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी क्लास 9 में जो हम लोग सीखे थे फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म स्प्लिट करने का, उसके आधार पर है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है 1 का सेकेंड ऑफ द फर्स्ट। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 ट्वाइस x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 6 2 जा 12 और 4 3 जा 12 और 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ हम इसको फैक्टर करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग कॉमन कर लें, 2x कॉमन ले लें तो यहाँ x प्लस 2, यहाँ माइनस 3 कॉमन ले लें तो x प्लस 2 is equal to 0. This implies that twice x minus 3 into x plus 2 is equal to 0. इसको जब सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हो गया 3/2 एंड -2। ये 3/2 एंड -2 जीरोज भी बोल सकते हैं, रूट भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि √2x स्क्वायर थर्ड ऑफ द फर्स्ट √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इसको देखिए कैसे फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के लिए हमको करना क्या है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कांस्टेंट और x स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 मिलके 2 हो गया और यहाँ 5 है तो 5 2 जा 10 हो गया। अब हम उस 5 2 जा 10 हो गया, यानी 5√2 इंटू √2 इक्वल टू 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। अब 10 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 5। तो 2 और 5 को क्या करेंगे कि प्लस 7x हो जाए, तो 2 और 5 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं दैट इम्प्लाइज √2x स्क्वायर प्लस ट्वाइस x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट, अब इसमें से √2 में तो √2 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो √2 कॉमन ले लिए, x भी दोनों में है, तो यहाँ तो सिर्फ x बचेगा, यहाँ √2 बच जाएगा और प्लस यहाँ पर 5 और कॉमन आएगा, दूसरा चीज़ तो कॉमन आएगा नहीं, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ √2 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो अब ये हो गया √2x प्लस 5 एंड x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू हो गया -√2 एंड -5/√2। लेकिन हम लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि इर्रेशनल नंबर कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो जब ऐसा नहीं हो सकता है तो हम इस 5/√2 को ऐसे लिख सकते हैं, 5/√2 को ऐसे लिखेंगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 5√2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम लोग अब हटा देते हैं और इसके बदले में लिख देते हैं
-5√2/2, यानी इसका जीरोज हो गया -√2 एंड -5√2/2, ये दो जीरोज हो गया। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए जो हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे, और पहले पहले वही देगा जो हम पहले से कुछ सीख कर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि फैक्टराइजेशन जो आपको क्लास 9 में सिखाया गया था उसका कुछ उपयोग हो गया जीरोज निकालने के क्रम में। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, यानी उसको पढ़ करके फॉर्मुलेट भी करना है और सॉल्यूशन भी निकालना है। कहता है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1 तो ये पीछे दिया हुआ है, इससे अच्छा हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो टू नंबर का सम 27 है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ द टू नंबर्स इज 27 गिवन। तो सपोज वन नंबर इज x, then the second number will be 27 minus x. This is the second number, and according to question the product of this is 182, that is x into 27 minus x is equal to 182. अब प्रोडक्ट निकालें तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। तो सबको एक तरफ करें तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ भी माइनस है, यानी इसका कोफिशिएंट -1 है, यहाँ भी माइनस है, तो इस दोनों माइनस मिल करके प्लस हो गया। तो 182 का फैक्टर करेंगे तो 182 का फैक्टर 2 टाइम्स दीजिए, 2 9 जा 2 1 जा, और 7 टाइम्स दीजिए तो 13 7 जा 91। तो इसका फैक्टर हो गया 2 इंटू 7 इंटू 13, लेकिन फैक्टर को हमको 2 में कन्वर्ट करना है ताकि सम जो है 27 होना चाहिए। तो देखिए इस दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करके 14 करें और यहाँ इसको 13 करें एक फैक्टर, तो 14 प्लस 13 27 हो गया। तो यहाँ हम लिख देंगे दिस इम्प्लाइज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x प्लस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज इक्वल इम्प्लाइज टेकन x as the common, you can taken x minus x also as the common, then it will be x minus 14. Again minus x 13 you can take out, then this is x minus x plus 14 इज इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर हो गया माइनस एक्स माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा x का वैल्यू माइनस एक्स इक्वल टू माइनस प्लस 13, तो x इक्वल टू माइनस 13 और x इक्वल टू 14। ये दो रूट हो गया हमारा। तो यहाँ प्लस होगा ना, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस, ये प्लस हो गया, ये माइनस है, नहीं हुआ, नो सॉरी, इसको ऐसे ही कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन मत लीजिए,
माइनस कॉमन नहीं ले हम, यहाँ सिर्फ x कॉमन ले लें तो -x प्लस 14 प्लस 13 कॉमन ले लें ये यहाँ पर हम लोग जो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो -x कॉमन ले लिए यहाँ, तो x माइनस 14 और यहाँ प्लस 13 ही कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब इसका कॉमन लेंगे, x माइनस 14 हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आ गया -x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 14 एंड 13। तो 14 एंड 13 x का वैल्यू हो गया। यही दो जीरोज हुआ। ठीक है, इस तरह से फिर आगे हम लोग देखें। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर सी 365। दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर लेना है, दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4, कॉन्सेक्यूटिव नंबर, मान लीजिए एक नंबर x है तो दूसरा x प्लस 1 हो गया, और इस एक नंबर ये हो गया x और दूसरा हो गया x प्लस 1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों के सम स्क्वायर का सम, दोनों के स्क्वायर का सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू, सम ऑफ द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स whose square is 365। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। तो इसका स्क्वायर तोड़ना होगा x प्लस 1 का, तो x स्क्वायर प्लस ट्वाइस x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। दिस implies ट्वाइस x स्क्वायर प्लस ट्वाइस x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब सब जगह चूँकि इवन नंबर है तो हम कॉमन ले सकते हैं और कैंसिल कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स by 2, then the expression will be x square plus x minus 182 equal to 0। अब इस 182 का फैक्टर करेंगे इस प्रकार कि प्लस x बच जाए और डिफरेंस हो प्लस x में। तो 182, तो इसको करेंगे तो 2 से तो 91 जो पहले कर चुके हैं, यहाँ 13 7 से देंगे तो 13 हो गया। तो 14 और 13 दो फैक्टर हो गया। तो यहाँ हम लिखेंगे इसको x स्क्वायर और प्लस x, यहाँ है लिखा हुआ इसीलिए 14 को प्लस लेना होगा, प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। Now x is taken as the common, x plus 14 minus 13 is taken as the common, x plus 14 is equal to 0. This implies this is x minus 13 and now this is x plus 14 is equal to 0. Therefore, after solving this, x equal to minus 14 and 13, ये दो वैल्यू हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो 14 तो पॉजिटिव नहीं है। तो जब 14 पॉजिटिव नहीं है तो 14 को कैंसिल करना होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
both numbers are positive, so x equal to minus 14 is not valid, therefore x equal to 13 and the next consecutive number x plus 1 is equal to 13 plus 1 is equal to 14. Therefore, the required numbers are 13 and 14 answer. Next question है, the altitude of a right triangle is 7 cm less than its base. If the hypotenuse is 13 cm, find the other two sides. अब मैं इसको रब कर रहा हूं. Question number 5. There is a right triangle. Suppose the name is ABC. Altitude is given 7 cm less than the base. So suppose the base is x, then the altitude is x minus 7 cm and hypotenuse is given 13 cm. Hypotenuse is given 13 cm. Find the value of BC and AB. Remaining sides are these two, are this thing AB and BC. तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो एच स्क्वायर के जगह पर हम लोग 13 स्क्वायर लिखेंगे, पी स्क्वायर के जगह पर एक्स माइनस 7 का स्क्वायर लिखेंगे और प्लस बी स्क्वायर के जगह पर हम लोग एक्स स्क्वायर लिखेंगे. तो ये हो गया 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये क्या बन गया, ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49. अब सबको एक तरफ कर लेंगे तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा. तो ये हो गया ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 minus 169 is equal to 0. Then it is twice x square minus 14x, and now 9 minus 9 0, 6 minus 4 2 and 1 minus is this equal to 0. अब टोटल इवन नंबर है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो छोटा हो जाएगा, फैक्टराइजेशन आसान हो जाएगा. माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. अब हम लोगों को देखना है कि 60 का फैक्टर ऐसा होना चाहिए ताकि ये डिफरेंस उसका -7 हो जाए. तो 60 का फैक्टर क्या होगा, ऐसे करें, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, तो 7 लाना है. तो इसका फैक्टर ये इस तरह से यहाँ इसका फैक्टर हुआ और अब इसको करेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस
3 4 जा 12x और 12 को बड़ा रखना होगा, इसलिए उसका साइन माइनस देना होगा। 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो ये x कॉमन ले लिए, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन ले लिए, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज, ये फैक्टर हो गया x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या हो गया, 12 एंड माइनस 5। तो x का वैल्यू, चूँकि x जो है वो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल है, ट्रायंगल के साइड का लेंथ हुआ, तो वो माइनस में नहीं आ सकता, तो माइनस 5 को इग्नोर करेंगे। दिस इज नॉट वैलिड, या इनवैलिड लिख देता हूँ मैं, इनवैलिड हो गया, माइनस 5 इनवैलिड हो गया। तो x का वैल्यू 12 हो गया। तो x माइनस 7, 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर हो गया। ये 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, दैट वी हैव ऑब्टेन्ड। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। छोड़ दो अब। तो मेरे हिसाब से अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस तरह से मिडिल टर्म में स्प्लिट करने वाले में, और वर्ड प्रॉब्लम और जो प्रॉब्लम है तो उसको आप सॉल्व कर लेंगे। और जो भी कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेंगे, मैं आपका कमेंट देखूंगा और उसके अनुसार आपके कमेंट का आंसर देने का प्रयास करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, शेयर भी करें, इससे दूसरे को भी लाभ होगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में कोई आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसमें मेन यही था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 ही रूट होते हैं या 2 जीरोज होते हैं, और ये एक्स एक्सिस को 2 ही बार काटता है, 2 से अधिक बार नहीं काटता है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो गया और न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव्स भी हो गया। और आपका, मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। Next day we shall see the next exercise. By completing the perfect square we can see. Okay, thank you.